क्लास 12th एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो कि हमारी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आए इंडिया के सामने जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। सो हम यहाँ पे देखते हैं, एट द आवर ऑफ मिड नाइट ऑन 14th एंड 15th अगस्त 1947 इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। जब 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, सो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही एड्रेस्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड गिव अ स्पीच। इस स्पीच को एक फेमस नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस इतना ही बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है ना, उसको एड्रेस कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो एक स्पीच देते हैं जिसको कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सो यहाँ पे यही है कि 400 सालों की गुलामी के बाद जब इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस मिली तो भी उसके सामने बहुत से चैलेंजेस थे। उनमें से 3 जो कि बहुत बड़े चैलेंजेस थे इंडिया के सामने, वो उसमें से एक था टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत सारे कल्चर थे, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। सो उस वक्त पे गवर्नमेंट को यही लगा कि इतने सारे कल्चर, इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा लिंग्विस्टिक डिफरेंस को एकजुट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है गवर्नमेंट के लिए और जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे हैं उनके लिए। टू establish democracy, it was the second challenge in front of इंडियन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। सो इसमें क्या था? पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, बट द challenges was to develop democratic practice in accordance with the constitution like fundamental rights, parliament form of government। सो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर ये तो मान लिया गया कि ठीक इंडिया आज़ाद हुआ है, हमारे इंडिया में जो भी लॉज बनेंगे वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में बनेंगे। बट जो मेन चैलेंज ये था और फ्यूचर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारी डेमोक्रेसी को इस तरह से बनाया जाए कि जितने भी लॉज बन तो रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में, वो सारे प्रैक्टिस भी डेमोक्रेटिक वे में ही हो। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स बना के छोड़ दे कि हाँ ठीक है हमने तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे में बना दिया, अब यहाँ पे लोगों की मर्जी की प्रैक्टिस हो या ना हो। नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जितने भी लॉज बने वो प्रैक्टिस भी हो। And the third was to ensure development and well-being of एंटायर सोसाइटी। मीन्स कि एक ऐसा डेवलपमेंट इंडिया में स्टैब्लिश किया जाए जहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उन सब को जो है प्रॉपर राइट्स मिले, कोई भी किसी के राइट्स का वायलेशन ना करे, और जो माइनॉरिटीज़ है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया जाए कि ऐसा ना हो कि अमीर अमीर होते जाए और गरीब गरीब होते जाए। यहाँ पर एक ऐसा डेवलपमेंट होगा जो सबके लिए बराबर होगा, जिससे किसी एक सेक्टर को फ़ायदा ना हो, किसी एक सेक्शन को फ़ायदा ना हो, कि सबको फ़ायदा हो। सो यही था थर्ड चैलेंज, टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। टू नेशन थ्योरी। सो इसमें क्या होता है? ऑन 14th एंड 15th अगस्त 1947 टू नेशन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। बट इस बंटवारे की डिमांड आखिर की किसने थी कि इंडियन टेरिटरी जो है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाए। टू नेशन थ्योरी डिमांडेड बाय मुस्लिम लीग। उस टाइम पे मुस्लिम लीग जो थी, जो मुस्लिम लोग होते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन करती थी किसी भी इलेक्शन में। सो इनके द्वारा मांग की गई, अकॉर्डिंग to two nation theory, India consisted of not one but two people, Hindus and Muslims. It demanded पाकिस्तान a separate country for Muslim। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो इंडिया है वो सिर्फ हिंदुओं का देश है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों की मेजॉरिटी ज़्यादा है। सो इन्होंने कहा कि हमें एक काम करो, आप हमें अपना खुद का देश दे दो जिसको कहा जाता है पाकिस्तान। सो मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान की मांग रखी गई टू नेशन थ्योरी में। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्या प्रोसेस हुआ पार्टीशन का जब इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न की बात मान ली गई। सो इट वाज डिसाइडेड दैट इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इस बात को मान लिया गया कि जो इंडियन टेरिटरी है वो 2 भागों में बटेगी, एक होगा हिंदुस्तान और एक होगा पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए होगा। एंड इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। सो डिवीज़न का जो बेस है वो बनाया गया रिलीजियस मेजॉरिटी को। यहाँ पर ये कहा गया कि जिस एरियाज में मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा है हम उसको पाकिस्तान बना देंगे, और जिस एरिया में हिंदूज की मेजॉरिटी ज़्यादा है हम उसको हिंदुस्तान बना देंगे। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हम देखते हैं, देयर वर 2 एरियाज ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी।
जब इंडिया को डिवाइड किया जा रहा, तो ये पाया गया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक हम अंदाजे से कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है तो हम इसको पाकिस्तान बना दें। नहीं, यहाँ पर दो ऐसे प्लेसेस पाए गए जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा माना गया कि चलो ठीक है, हम यहाँ पर दो पाकिस्तान बना देते हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान है आज हम उसको बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपने अपनी फर्स्ट बुक में पढ़ाई है। खान अब्दुल गफ्फार खान अपोज्ड अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी। क्या उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे दो देश चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये कहा, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसका अगेंस्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टू नेशन थ्योरी के बेस पे इंडिया और पाकिस्तान को बांटा जाए। हम यहाँ पर एक साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहेंगे। People did not know on the day of independence whether they are in India और पाकिस्तान। दो एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि होते हैं पंजाब और बंगाल के बहुत से एरियाज होते हैं। सो ये डिसाइड किया, जो पंजाब और बंगाल है ना, उनको भी धार्मिक आधार पर बांट देते हैं। मतलब कि जो जहाँ पे अगर यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा है तो उसी आधार पर हम पंजाब और बंगाल को भी बांट देते हैं। बट 15 अगस्त जब आज़ादी का दिन आ गया तो ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि इन दोनों एरियाज को किस तरह से बांटे। सो उस दिन तक लोगों को यही नहीं पता था कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में था। एक बहुत ज़्यादा दर्दनायक घटना थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा था। बोथ साइड्स बिकम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक। सो यहाँ पर क्या होता है, लोगों पर अटैक किए जाते हैं। जो भी माइनॉरिटीज़ थे दोनों साइड्स की, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो, दोनों पर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए। सो एक बहुत ज़्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट था प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। सो जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया तो उसके क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए। द ईयर ऑफ 1947 वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक ईयर। एक बहुत ज़्यादा दुखदमयी साल रहा। बहुत से लोगों की जान गई, बहुत से लोगों को अपने बसे बसाए घर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांजिशन करना पड़ा। ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, बहुत बड़े ह्यूज लेवल पर जो है लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। जो जो मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे थे उनको ज़बरदस्ती इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। एंड वहीं जो लोग पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स थे उनको उनको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। किलिंग एंड एट्रोसाइड्स ऑन बोथ साइड्स बॉर्डर। दोनों जगह इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों जगह पर बहुत ज़्यादा लोगों पर अत्याचार हुए, बहुत से लोगों की जान गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों साइड, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो पाकिस्तान की हो, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए लोगों पर। लाहौर एंड कोलकाता वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो लोग होते हैं उनके अंदर एक हेट्रेड आ जाती है कि ठीक है, अगर हम हिंदू है तो हम मुस्लिम्स के एरिया में नहीं जाएंगे, और अगर हम मुस्लिम्स है तो हम हिंदूज़ के एरिया में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर पहले ये कहा जाता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वहाँ पर अब एक नफरत पैदा हो गई थी दोनों ही धर्मों के लोगों में। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर एबडक्टेड, मतलब किडनैप किया गया दोनों ही बॉर्डर पर। विमेंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहना पड़ा। विमेन वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट देयर रिलीजन एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिजेस। यहाँ पे क्या होता है, औरतों को किडनैप कर लिया जाता है, उनसे ज़बरन शादी करने की कोशिश की जाती है और उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है। इन मैनी केस हम देखते हैं कि विमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। मतलब यहाँ पर जो बहुत सी फैमिलीज होती है वो खुद ही अपने घर की बेटियाँ होती है या बहुएं होती है उनको मार देती हैं ताकि उनको कोई किडनैप ना कर सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं 80 लाख पीपल माइग्रेटेड अक्रॉस द बॉर्डर। 80 लाख लोगों को माइग्रेट होना पड़ा। और बेसिकली सच में ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेजिक ईयर रहा। बहुत से बेसिकली यहाँ पे विमेंस को बहुत ज़्यादा दंगे हुए, बहुत लोगों की जान गई। बहुत एक मतलब हिस्ट्री में ना इस साल को सबसे ज़्यादा दुखद साल के नाम से जाना जाता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सो यहाँ पर क्या होता है, 1947 में एक बिग चैलेंज ये भी होता है कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स है, इट मीन्स जो भी रजवाड़े हैं, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब यही होता है कि जब ब्रिटिश इंडिया था, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस की ओर नहीं बढ़ा था, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो भी कुछ अंग्रेज़ होते थे वो उस टाइम पे जो भी राजा होते थे उनको कुछ स्पेशल पावर्स दे के रखते थे उनके अपने स्पेशल एरियाज़ के लिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। जो जब ब्रिटिशर्स थे, जब वो इंडिया को छोड़कर चले गए, तो हमने देखते हैं उस वक्त 565 प्रिंसली स्टेट्स होते हैं इंडिया में। और उस टाइम पे ना इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो प्रिंसली स्टेट है उनको किसी भी तरह इंडियन टेरिटरी के साथ मिला दिया जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो ये प्रिंसली स्टेट्स के राजा होते थे ना, वो चाहते ही नहीं थे कि हम इंडिया के साथ मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी एक
स्पेशल टेरिटरी होनी चाहिए जहाँ पे सिर्फ हम जो राजा है वही शासन करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक रोल निभाया उस टाइम पर, क्योंकि उनका जो रोल है ना उसको आज भी याद रखा जाता है। और इसी से मतलब 31 अक्टूबर 2018 में हम देखते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनके नाम पर एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई जाती है गुजरात पर, उनके इसी रोल को याद रखते हैं। क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके साथ नेगोशिएशन किया और उनको बहुत ही चालाकी से उनको इंडियन टेरिटरी के साथ मिला दिया उन्होंने। बट उन्होंने ये भूमिका तो निभाई, लेकिन उस वक्त पे बहुत से स्टेट्स हैं जो कि इंडिया के साथ उन्होंने आने से मना कर दिया। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिया के साथ, इंडियन टेरिटरी के साथ अपने आप को जोड़ने से मना कर दिया? वो था त्रावणकोर, हैदराबाद एंड मणिपुर। रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, एंड इंडियन यूनियन के साथ इन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया। सो गवर्नमेंट ने जो प्रिंसली स्टेट्स इनके साथ नेगोशिएशन किया। द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? ये एक एग्रीमेंट था जिसके थ्रू जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इस पे साइन करा, मतलब ये फाइनलाइज कर दिया कि हम लोग इंडियन टेरिटरी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सो इस तरह से बहुत से जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया का पार्ट बन गए। बट अब हम उन स्टेट्स को देखते हैं जिन्होंने इंडिया के साथ ज्वाइन होने से मना कर दिया। उसमें से हैदराबाद, मणिपुर एंड त्रावणकोर, ये 3 जगह थी। तो इनको किस तरह से जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने साथ इंडियन टेरिटरी के साथ जोड़ा, अब हम इसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे हम पहले स्टेट की बात करते हैं कि किस तरह से मणिपुर को परसुएट किया गया कि वो इंडिया टेरिटरी के साथ अपने आप को ज्वाइन कर ले। सो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं, मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू हेल्ड इलेक्शन ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वोटिंग राइट्स जो सबसे पहले एडल्ट्स को दिए गए थे ना इंडिया में, वो सबसे पहले मणिपुर में दिए गए थे। देयर वॉज शार्प डिफरेंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मनी विद इंडिया। सो यहाँ पे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत से इंटरनल इश्यूज थे जिसके कारण मणिपुर को इंडिया के साथ ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया व्हाइल अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू इट। तो यहाँ पे क्या था, जो भी कांग्रेस थी, वहाँ जो स्टेट थी मणिपुर जो स्टेट था, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट रूल कर रही थी वो कांग्रेस थी। सो मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि मणिपुर को ना इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए। जो भी अदर पार्टीज थी वो इसका विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। सो यहाँ पे जो मणिपुर के राजा थे महाराजा बोधचंद सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब कि मणिपुर को अब इंडिया के साथ ज्वाइन कराया जाता है, उस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, बट वहीं पर इंडियन गवर्नमेंट ने जब नेगोशिएशन किया मणिपुर के साथ और उनको ये अश्योर किया कि हम आपकी जो भी इंटरनल ऑटोनॉमी है इंडिया उसको हम बरकरार रखेंगे, मणिपुर को इंडिया में ज्वाइन करा दिया जाए, तो जो भी मणिपुर की फ्रीडम होगी वो उसे मिलेगी। और उसी के बाद हम देखते हैं कि इंडिया को यहाँ पे जीत मिलती है मणिपुर को इंडिया के साथ ज्वाइन करवाने में। बट कहीं ना कहीं हम आज भी देखते हैं इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी मणिपुर में ना इस बात के लिए अभी भी वहाँ पर नाराजगी है कि क्यों मणिपुर को इंडिया के साथ ज्वाइन किया गया। वहाँ के लोग अभी भी ये चाहते हैं कि मणिपुर नाम का एक अलग देश बना दिया, जिसके कारण अभी भी उन मणिपुर के लोगों में गुस्सा है। सो हाउ डिड हैदराबाद इंटीग्रेटेड विद इंडियन यूनियन? सो हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था उसको किस तरह से इंटीग्रेट किया गया इंडियन यूनियन के साथ, अब हम इसको देखते हैं। हैदराबाद इट वाज लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था हैदराबाद। और जो वहाँ पे रूल करता था ना, मतलब वहाँ का राजा, उसको कहा जाता था निज़ाम। सो ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, बहुत ही ज़्यादा अमीर राजा था निज़ाम, क्योंकि निज़ाम बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, अपनी टेरिटरी में रह रहे लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, और इसी के कारण जनता ने उसके खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी ऑल पेजेंट्स एंड विमेन्स होते हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं निज़ाम के और उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर देते हैं। सो जब निज़ाम को इस बारे में पता चलता है तो वो भी अपने मतलब
वो भी अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है और उस आंदोलन को दबाने के लिए वो अपनी एक पैरामिलिट्री फोर्स भेजता है, मतलब अपना एक जो सैनिक का एक ग्रुप होता है ना उसको भेजता है। जो निज़ाम की पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसको रजाकार भी कहा जाता है। सो जो रजाकार है वो जाते हैं मूवमेंट में और बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, उस मूवमेंट को कंप्रेस करने की कोशिश करें। वहीं पर वो मर्डर, बहुत से लोगों का मर्डर करते हैं, वुमेन्स को फिजिकली अब्यूज करते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में पता चलता है, 1948 में क्या होता है, जो इंडियन आर्मी होती है वो जाती है और वो जाती है हैदराबाद में और निज़ाम की फोर्स के साथ लड़ती है और जो भी निज़ाम की फोर्स होती है उसको हरा देती है। सो आफ्टर अ इंटरिम फाइट, जब एक फाइट हो जाती है जिसके बाद निज़ाम जो है सरेंडर कर देता है और इसी के साथ जब निज़ाम सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण करता है, इसी के साथ हैदराबाद को जो है इंटीग्रेट कर दिया जाता है इंडियन टेरिटरी में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जब पार्टीशन हो गया, प्रिंसली स्टेट्स जो है उनको इंटीग्रेटेड कर लिया इंडिया के साथ। इंडिया के सामने एक ये भी चैलेंज था कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब तो सारी प्रॉब्लम जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स के साथ थी वो सब सॉल्व हो चुकी है। अब क्या करना है, जो भी हमें किस तरह से जो भी राज्य हैं, लाइक अभी तो हम जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा या फिर यूपी, ये सारे राज्य है, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी कि कौन सी टेरिटरी, कौन सी बाउंड्री कौन से राज्य की, मतलब पंजाब कहाँ पर है, हरियाणा कहाँ पर है। अब बात आ रही थी कि इनको और रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए इन सभी स्टेट्स को। यहाँ पे कुछ बातें निकल के सामने आई, जैसे कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। जो ये टर्म है इसका मतलब ये होता है कि डिवीजन ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये माना गया कि अगर हमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो हमें इसे भाषा के आधार पर बांटना चाहिए। मतलब अगर पंजाब, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट है, अगर वहाँ पे पंजाबी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं तो इसे पंजाब बना दो, और वहीं पर अगर कोई स्टेट है जहाँ पर हरियाणवी बोलने वाले लोग ज़्यादा है तो उसे हरियाणा बना दो। इस तरह से ये बात निकल के सामने है कि ठीक है, हम जो भी स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज भाषा के आधार पर, इट मीन्स लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पर करें। आफ्टर नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920, जब नागपुर में कांग्रेस गवर्नमेंट का एक सेशन होता है तो यहाँ वहाँ पर इस बात को मान लिया गया कि जो भी स्टेट्स है उनको उनका डिवीज़न जो है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पर ही किया जाना चाहिए। बाकी के जो लीडर्स थे, सम लीडर्स फेल्ट दैट डिवीजन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल माइट लीड टू डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पर कुछ नेताओं को डर था कि अगर यहाँ पर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पर डिवीजन किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो इंडिया की एकता है वो खतरे में आ जाए, या फिर जो अगर इसे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पर बांट दिया तो जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे जितने भी डिफरेंट स्टेट्स हैं ये अपने लिए एक नई कंट्री की मांग करने लगे, कारण इंडिया की एकता को खत पहुंच सकता है। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पोस्टपोन। उन्होंने डिसाइड कर चलो ठीक है, हम इसको लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को, इस आइडिया को ही खत्म कर देते हैं कि अब जो है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर हम किसी भी स्टेट को डिवाइड नहीं करेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है, जो भी लोग होते हैं, जितने भी स्टेट्स के लोग होते हैं, वो लोग इसका प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर चाहते हैं कि अगर राज्यों का बंटवारा हो रहा है तो यस, उसे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के ही बेसिस पर किया चाहिए। प्रोटेस्ट बिगिन हो जाता है बहुत से राज्यों में। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोटेस्ट बिगिन होता है वो होता है ओल्ड मद्रास। यहाँ पर देखो, ओल्ड मद्रास यहाँ पर किसको कहा गया है। आज 2021 में अगर हम बात करें, हम जानते हैं कितने सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, लाइक आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये जितने भी स्टेट्स हैं ये उस टाइम पर एक स्टेट हुआ करते थे और उसको कहा जाता था ओल्ड मद्रास। यहाँ पर इन एरियाज में प्रोटेस्ट शुरू हो गया और जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, जहाँ पे लोग तेलुगु बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में बोलते थे, उन्होंने डिमांड करा कि ठीक नहीं, हमारे स्टेट का डिवीज़न हमारी भाषा के आधार पर होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हमें एक सेपरेट स्टेट दे दिया जाए हमारी भाषा के आधार पर, जिसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश। ये जितने भी एरियाज थे जो कि ओल्ड मद्रास में आते थे, इन सब स्टेट में सबसे पहले मूवमेंट शुरू होता है, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट का। और जो पोटी श्री रामुलु होते हैं, जो कि कांग्रेस के लीडर होते हैं, वो कांग्रेस लीडर वेंट ऑन एन इंडेफिनिट फास्ट एंड लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। जो कांग्रेस लीडर होते हैं पोटी श्री रामुलु, वो यहाँ पे भूख हड़ताल करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद
और अपनी डिमांड रखते हैं कि जब तक कि आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग स्टेट नहीं बनेगा भाषा के आधार पर, तब तक वो इस फास्ट को नहीं तोड़ेंगे। तो इसी के साथ 56 डेज हो जाते हैं और एट द एंड उनकी डेथ हो जाती है फास्ट के कारण। सो इसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगता है। तो फाइनली क्या होता है, इस वायलेंस को देखते हुए और लोगों के मूवमेंट को देखते हुए फाइनली कि ठीक है हम, सो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देता है द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश इन दिसंबर 1952। 1952 में आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग स्टेट जो है फॉर्म कर दिया जाता है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग स्टेट बनता है। आंध्र प्रदेश नाम का एक स्टेट बनते ही जितने भी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं ना, वो यहाँ पर डिमांड कर लेते हैं कि नहीं, अब जब आंध्र प्रदेश नाम का एक सेपरेट स्टेट बना ही दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सो जो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, वो भी यहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमारे राज्य को भी एक सेपरेट राज्य बनाया जाए हमारी भाषा के आधार पर। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट होती है यहाँ पर वो एक कमीशन बना देती है कि ठीक है, अब जो भी ये स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, ये कमीशन तुम्हारा काम है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यहाँ पर तुम्हारा काम है कि तुम किस तरह से और किस वे में स्टेट को डिवाइड करते हो। तो यहाँ कमीशन बना दिया जाता है जो कि होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, मतलब कि राज्य पुनर्गठन आयोग। सो इसका क्या काम होता है, जितने भी डिफरेंट स्टेट होते हैं, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरला, जितने भी स्टेट्स थे, इनकी बाउंड्री जब इंडिया गुलाम हुआ करता था ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे इनकी बाउंड्री को डिवाइड किया गया था। अब जब हम एक फ्री इंडिया में थे तो यहाँ पर दोबारा से इन बाउंड्री को रिड्रॉ करना तो बनता था, इसलिए यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट किया गया। क्यों अपॉइंट किया गया? रिड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, कि यहाँ पर जितने भी राज्य हैं इंडिया में, उनकी जो भी बाउंड्री है उनको दोबारा से रिड्रॉ किया जाए और बताया जाए कि कौन से स्टेट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, डिफरेंट स्टेट्स डिमांडेड डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली 1953 में, और उसमें ये कहा गया कि सो दीज स्ट्रगल फॉर द सेंटर टू अपॉइंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होता है वो अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें कहा जाता है कि The commission accepted in its report that the formation of should be based on linguistic basis। तो यहाँ पर कमीशन भी यही कहता है कि हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही जो है डिवीज़न किया जाना चाहिए स्टेट का। सो इसी के बाद हम देखते हैं कि दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही 14 स्टेट्स और 6 यूटीज का जो है फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बाद हम देखते हैं कि 1960 में बॉम्बे से 2 राज्य बनाए जाते हैं भाषा के आधार पर, जिसको कहा जाता है गुजरात और महाराष्ट्र। वहीं पंजाब में हम देखते हैं 1966 में 2 राज्य बनाए जाते हैं, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस होता है। और 1972 में हम देखते हैं कि वहीं पे भाषा के आधार पर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा असम से अलग करके बना दिए जाते हैं। सो वहीं पर हम 2000 में देखते हैं कि अपनी कल्चर के बेसिस पे, अपनी लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे बाकी के जो राज्य हैं 2000 में उन राज्यों ने भी मांग उठाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 अलग अलग राज्य बना दिए गए कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे। और लास्ट राज्य तो हम जानते हैं तेलंगाना, जो कि हमारा 29th ऑफ स्टेट है, जिस और 29th जो राज्य बनाया गया वो ऑफ कोर्स हमें पता है जैसे कि तेलंगाना। सो इस तरह से जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बाद ये सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किए गए। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस तरह से किया गया इंडिया के साथ। सो जो ये टॉपिक है, ये है तो वैसे हमारे लास्ट चैप्टर में, बट अब जब सीबीएसई का सिलेबस जो है, कुछ सिलेबस को डिलीट कर दिया गया है, तो ये वाला टॉपिक अब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है इंडिया के साथ। सो हम यहाँ पे बात करते हैं कि बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट। जैसे कि हमने पढ़ाई था, जैसे कि हैदराबाद था या फिर मणिपुर था, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। बट उसके बाद क्या होता है, हरी सिंह जो थे वो वहाँ के राजा थे।
ही डिड नॉट वांट टू मर्ज JNK विद इंडिया, तो वो नहीं चाहते थे कि JNK जो है वो इंडिया के साथ मर्ज हो. So he tried to negotiate with India and Pakistan to have an independent status for his state. So उन्होंने क्या करा, जो राजा हरी सिंह थे उन्होंने बहुत कोशिशें करी कि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के साथ बात की जाए ताकि जो जम्मू और कश्मीर है उसको एक जम्मू और कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल सके, मतलब कि जम्मू और कश्मीर किसी के साथ भी मर्ज ना हो, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो. बट यहाँ पर पाकिस्तानी जो लीडर्स होते हैं, जब का डिवीजन हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान का, तब वो लोग सोचते हैं, द पाकिस्तानी लीडर्स थॉट दैट कश्मीर रीजन बिलोंग पाकिस्तान बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज मुस्लिम. यहाँ पर जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं वो ये सोचते हैं कि ऑफ कोर्स जो जम्मू कश्मीर है वो तो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम रहती है. तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो जम्मू और कश्मीर है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहेगा. बट ऐसा नहीं था. इन 1947 पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स टू कैप्चर कश्मीर. तो 1947 में पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान यहाँ पर कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स भेज देता है, मतलब कि कुछ घुसपैठिए भेज देता है कश्मीर पे कि जाकर कि कश्मीर को जाके वहाँ पे कैप्चर किया जाए और कश्मीर को सीज कर लिया जाए. दिस फोर्स्ड द महाराजा टू आस्क फॉर इंडियन हेल्प. यहाँ पर राजा को लगता है कि नहीं, अब मुझे इंडिया के सामने जाना पड़ेगा हेल्प लेने के लिए. सो वो इंडिया के पास जाते हैं और इंडिया यहाँ पर उनकी हेल्प करता है महाराजा की. इंडिया हेल्प्ड महाराजा एंड डिफीटेड द इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम कश्मीर वैली. बट वैन यहाँ पे क्या होता है, बट वैन महाराजा हैड साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पर जो इंडिया में जो लीडर्स होते हैं वो महाराजा के सामने एक शर्त रख देते हैं कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करोगे तो यहाँ पर हम जो है कश्मीर को छुड़ाने में आपकी हेल्प करेंगे. तो यहाँ पर महाराजा को अग्री होना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इंडिया जो है वो महाराजा को प्रॉमिस करता है कि आपकी जो भी स्पेशल, आपकी जो भी ऑटोनॉमी है, आपकी जो भी इंडिपेंडेंट है आपके स्टेट की, वो बनी रहेगी. बट जम्मू और कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज होना पड़ेगा. सो यहाँ पर राजा जो है वो अग्री कर जाते हैं. इंडिया एग्री टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जैसे कि हम जानते हैं आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे, कुछ स्पेशल इंडिपेंडेंस दी गई थी कि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है वो उनके स्टेट पर उनके डिसीजन के बिना लागू नहीं होगा. सो ऐसे कुछ जम्मू और कश्मीर को स्पेशल राइट्स मिले थे. बट अब हम देखते हैं प्रेजेंट क्या सिनेरियो है कि क्या अभी भी जम्मू और कश्मीर का जो है अभी भी इंडिपेंडेंट स्टेटस है या नहीं. सो इन प्रेजेंट हम देखते हैं कि 2019 में क्या होता है, द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि आर्टिकल 370 है उसको रिमूव कर लिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और जम्मू और कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है. सो जम्मू और कश्मीर का जो है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इन प्रेजेंट जो इंडिया है वहाँ इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. सो इस तरह से हम देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर को किस तरह से इंटीग्रेट किया गया इंडिया के साथ, और इन प्रेजेंट अब जो स्टेटस है 370 उसको भी रिमूव कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. सो लास्ट 10 ईयर्स में इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं. सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू द इंडिया. सो ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में कि हैदराबाद को किस तरह से इंटीग्रेट किया गया इंडियन टेरिटरी के साथ. सो इस वीडियो में हमने जैसे कि बात करी थी तो हम उसको आंसर में लिख सकते हैं. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड विद इंडिया. तो हमने ये टॉपिक तो खैर अभी भी पढ़ा है, सो यहाँ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैड बीन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन. सो पार्टीशन जब इंडिया और पाकिस्तान का हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम रहे हमने इस वीडियो में बात करी है, जैसे जिसमें ये था कि विमेंस को और जो भी बॉर्डर्स पे लोग थे उनको क्या क्या सहना पड़ा, जो माइनॉरिटीज़ थे उनके साथ जो भी उनका घर हुआ करता था वो उनको छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करना पड़ा. सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमने इस वीडियो में बात कर रही हैं. सो आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. सो आपको अब क्या करना है, आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं और उसके बाद आई विल टेल यू कि कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो कि आपको CBSE बोर्ड में इग्नोर करनी है. So that's about in this today's video, and guys if you like this video then do comment, do like and do subscribe the channel. So we'll meet in our next video. Thank you so much for watching.